बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पर्ल हार्बर। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका क्यों शामिल हुआ। ये कहानी शुरू होती है सन 1923 से। टेनेसी में दो बच्चे रेफ और डैनी आपस में खेल रहे होते हैं। अपने खेल में ये प्रिटेंड करते हैं कि ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन्स को मार रहे हैं और तभी वहां पर डैनी के पिता अपना प्लेन लेकर उतरते हैं और ये दोनों की दोनों उस प्लेन पर बैठ जाते हैं और तभी ये खेल खेल में उस प्लेन को स्टार्ट कर देते हैं और वो प्लेन चलना शुरू हो जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। वहां पर डैनी के पिता आते हैं और उसे मारने लगते हैं। रेफ अपने दोस्त को बचाने के लिए डैनी के पिता पर हमला करता है और उन्हें कहता है कि तुम एक गंदे जर्मन हो। इस बात पे डैनी के पिता कहते हैं कि मैं जर्मन के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था और मैं नहीं चाहता कि फिर दोबारा ऐसा कभी हो, ऐसा मंजर किसी को देखने को मिले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में लाखों लोगों की जान गई थी। और वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। डैनी रेफ को बोलता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त आता है सन 1941 का। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। जर्मन ने यूरोप पर हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका अभी भी जंग में शामिल नहीं हुआ था। रेफ और डैनी अब दोनों बड़े हो चुके हैं और वो दोनों एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट हैं। रेफ को उनका मेजर जिसका नाम जिमी है वो बुलाता है और वो उसे बताता है कि ब्रिटिशर्स ने तुम्हें ईगल स्क्वाड्रन के लिए चुन लिया है और अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। वो ये भी बोलता है कि मुझे अच्छे पायलट की जरूरत है क्योंकि मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल हमें इस जंग में उतरना ही पड़ेगा और मुझे अच्छे पायलट्स की जरूरत होगी, इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें रोकूं। रेफ बोलता है कि सर अगर आप होते तो आप क्या करते। उसके मेजर बोलते कि मैं होता तो मैं जाता। और अब रेफ भी जाने की तैयारी करता है। दरअसल हिटलर ने यूरोप के ऊपर हमला करके उसे कमजोर कर दिया है और वो यूरोप पर लगातार हावी हो रहा होता है, इसीलिए ब्रिटिश अमेरिकन पायलट्स की मदद चाहते हैं। अब जब डैनी को पता चलता है कि रेफ ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए वॉर में जा रहा है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि वॉर में जाना बहुत खतरनाक है। रेफ बोलता है कि मैं बहुत जल्दी 25 का हो जाऊंगा और उसके बाद ये मुझे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बना के रख देंगे और मैं एक फाइटर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। और रेफ अब मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है जो वॉर में जाने से पहले होता है। इसमें आई चेकअप और बहुत तरह के अलग अलग चेकअप होते हैं। रेफ को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें पढ़ने में तकलीफ होती है और जब वो अपने आई चेकअप के लिए जाता है तो वहां पर एक नर्स होती है जिसका नाम एवलिन होता है और वो समझ जाती है कि इसे पढ़ने में प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि हमें 20/20 आई विजन की जरूरत है और तुम्हें मैं पास नहीं कर सकती। रेफ बोलता है कि मुझे सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम है, मैं भागते हुए खरगोश पर भी निशाना लगा सकता हूँ। और उसका जुनून देखकर एवलिन उसे मेडिकल टेस्ट में पास कर देती है। रेफ को एवलिन से प्यार हो जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एवलिन रेफ को कहती है पता नहीं पर्ल हार्बर पे क्या होगा। रेफ एवलिन को बताता है कि मैं कल जंग पर जा रहा हूँ, मैं ब्रिटेन की तरफ से लड़ूंगा। इस बात से एवलिन शॉक्ड होती है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि वो जंग पर जाने वाला है। एवलिन बोलती है कि वो तुम्हें जंग पर कैसे बुला सकते हैं। रेफ कहता है कि ये मेरा फैसला था, अगर मैं चाहता तो रुक भी सकता था, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इसी पल के लिए इंतजार कर रही थी। मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं एक फाइटर बनना चाहता हूँ। और रेफ जंग पर चला जाता है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि कब तक हम ये ढोंग करते रहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो रहा। दरअसल वो चाहते हैं कि वो भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लें, वो अपने पड़ोसी देशों की मदद करें, लेकिन उनकी बाकी की टीम इस बात से सहमत नहीं होती। वो कहते हैं कि दुश्मन टैंक बना रहा है, वो बम बना रहा है और हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम वॉर को नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी तरफ जापान अमेरिका से परेशान है क्योंकि उन्होंने उनकी तेल की सप्लाई रोक दी होती है और जापान को तेल की जरूरत है। जापान के पास सिर्फ इतना ही तेल है जो 18 महीने तक चल सकता है। जापान के नेता बोलते हैं कि हमें अमेरिका पे हमला करना होगा और ये हमला अचानक होगा। हम उनके पैसिफिक फ्लीट को पूरी तरह से उड़ा देंगे, उनका पर्ल हार्बर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वहीं अब रेफ जंग में अपना प्लेन उड़ाता है, वो कई दुश्मन के जहाजों को गिराता भी है और साथ ही साथ वो एवलिन को लेटर्स भी लिखता है। इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। रेफ उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है। परसों जिन दो पायलट्स के साथ मैंने बियर पी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और रेफ के साथ भी ऐसे ही होता है। अगले दिन जब वो जंग में जाता है तो दुश्मन उसके प्लेन पर कई गोलियां मारते हैं और उसका प्लेन पानी में समंदर में कहीं खो जाता है और सब ये मान लेते हैं कि वो अब मर चुका है।
और एवलिन को ये खबर देने के लिए रेफ का दोस्त डैनी जाता है, क्योंकि रेफ ने अपने दोस्त डैनी से जाने से पहले कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये खबर तुम एवलिन को देना, ताकि उस पल में उसका दोस्त उसे संभाल ले। उसकी मौत की खबर सुनकर एवलिन पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ यादें धुंधली पड़ना शुरू हो जाती है और एवलिन के दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ रेफ का दोस्त डैनी एवलिन को पसंद करता है, वो उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहता है और एवलिन को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापान अब अमेरिका पर यानी कि पर्ल हार्बर पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। वो हर तरह से पर्ल हार्बर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, वो वहाँ के फोटोग्राफ्स लेता है और उन्हें पता होता है कि वहाँ पर कौन सा शिप कहाँ पर है, और साथ ही साथ वो रेडियो पे गलत मैसेज भेज रहा होता है ताकि अमेरिका को पूरी तरह से गुमराह किया जा सके। और जापानीज का जहाजों का झंड जिसे फ्लीट कहा जाता है वो भी समंदर में कहीं गायब हो चुका होता है, जो अमेरिका के रडार में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इस बात से अमेरिका चिंतित होता है। उन्हें पता तो है कि जापानीज कुछ न कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होता कि वो पर्ल हार्बर पर अटैक करने का प्लान कर चुके हैं। वहीं 6 दिसंबर की रात को एक दिन एवलिन के सामने रेफ आ जाता है। रेफ अभी भी जिंदा होता है और उसे देखकर एवलिन बहुत रोती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें ऐसी खबर मिली थी। रेफ बोलता है कि हाँ, मेरा जहाज पानी में गिर गया था और मुझे फ्रेंच के मछुआरों की एक शिप ने बचाया। उसके बाद मैं फ्रांस में था, वहां से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं हर पल तुम्हें याद करता था, तुमसे मिलना चाहता था और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पे एवलिन उसे बता देती है कि अब वो और डैनी एक साथ है। इस बात से रेफ को बहुत दुख होता है। वहां पर डैनी भी आता है, लेकिन रेफ उससे बात नहीं करता। उसी शाम को रेफ के आने की खुशी में उसके दोस्त जश्न मनाते हैं और वहां पर डैनी भी आता है और इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेफ को लगता है कि डैनी ने उसको धोखा दिया है। हालांकि डैनी रेफ को मनाने की, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी मौत की वजह से हम दोनों बहुत दुख में थे और धीरे धीरे चीजें बदल गई, हम एक दूसरे के करीब आ गए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन रेफ उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है और इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। और आपस में लड़ने के बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर बातें भी करते हैं। डैनी बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेफ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच में कुछ भी ठीक हो सकता है, और ये रात को उसी गाड़ी में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अमेरिका को अब पता है कि जापान उन पर हमला करने वाला है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होते हैं जिन्हें अमेरिकन्स डिकोड कर रहे होते हैं। लेकिन अमेरिकन्स को ये नहीं पता कि जापानीज कहां पर हमला करने वाले हैं। जापानीज का प्लान होता है कि वो सुबह सुबह पर्ल हार्बर के उनके पैसिफिक फ्लीट पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देंगे और अमेरिका को हैरान कर देंगे। इसीलिए वो पहाड़ों से भी नीचे अपने प्लेन्स को उड़ाकर वहां तक लेकर आते हैं और वो पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं। ये अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है और इस हमले में जापानीज पर्ल हार्बर को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देते हैं। उनका बहुत नुकसान हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह से डैनी और रेफ अपने प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं। रेफ डैनी को बोलता है कि मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है, तुम मेरे साथ मिलकर लड़ना। और ये दोनों अपनी टीम के साथ जो नीचे होते हैं उनके साथ मिलकर अब जापानीज के प्लेन्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जापानीज के यहाँ पर पूरे 350 प्लेन्स होते हैं। इनका कई प्लेन्स पीछा करते हैं, लेकिन ये अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके और आपस में कोऑर्डिनेट करके जापानीज के 29 प्लेन को मार गिराते हैं। लेकिन ये जापानीज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन इस हमले के बाद पूरा अमेरिका सदमे में आ जाता है और अब एक शैतान जो पूरी तरह से सोया हुआ था अब वो जाग चुका है। और 7 दिसंबर सन 1941 का दिन, ये एक ऐसा दिन बन गया जिसे इतिहास कभी भी भूल नहीं पाएगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने भाषण में ये कहते हैं कि अमेरिका इस हमले की प्लानिंग कई हफ्तों से कर रहा था और साथ ही साथ वो यूनाइटेड स्टेट के साथ शांति बनाने का ढोंग कर रहा था, जो कि एक धोखा था। और अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से शामिल हो गया है और वो जापान के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। और रेफ और डैनी को कर्नल डू लिटिल के एक सीक्रेट प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है, जो कि जापानीज के खिलाफ होता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले एवलिन रेफ से मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
मैं डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो उसे ये भी बताती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी सोची थी, लेकिन सब कुछ बदल गया। हालांकि एवलिन ने ये बात अभी तक डैनी को नहीं बताई होती कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और रेफ भी अब पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और वो एवलिन को और डैनी दोनों को माफ कर देता है। और वो डैनी से ये भी कहता है कि तुम इस जंग में मत जाओ, एवलिन पहले अपना एक बार प्यार खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ एक बार फिर दोबारा ऐसा हो, क्योंकि रेफ जानता है कि जिस मिशन पर उन्हें भेजा जा रहा है वहां से वापस जिंदा आना लगभग नामुमकिन है। डैनी बोलता है कि बचपन से तुमने मेरी रक्षा की, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब नहीं। और ये दोनों ये तय करते हैं कि ये उस मिशन पर जाएंगे। इनके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे पायलट होते हैं। दरअसल ये एक मिशन होता है जिसमें ये टोक्यो पर हमला करना चाहते हैं, जो जापान के बीचों बीच है, और ये मिशन बहुत मुश्किल है। इन्हें बताया जाता है कि नेवी हमें टोक्यो से 400 मील दूर तक पहुंचा देगी और इसके बाद हमें शिप से उड़ान भरनी पड़ेगी। इससे पहले कभी भी इन बॉम्बर्स ने, इन प्लेन्स ने आर्मी के शिप के ऊपर से उड़ान नहीं भरी होती, क्योंकि इन्हें एक लंबा रनवे चाहिए होता है और इसीलिए इन सारे प्लेन्स का वजन कम किया जाता है। और अब वो दिन आता है जब ये पर्ल हार्बर पे हुए हमले का बदला लेना चाहते हैं, अपने प्लान को अंजाम देना चाहते हैं। और आज तारीख होती है 2 अप्रैल सन 1942। रेव अपने कैप्टन से बोलता है कि जापानीज ने हमारे ऊपर 300 से ज्यादा प्लेन्स के साथ हमला किया था और हम हमला कर रहे हैं केवल 16 प्लेन से। हमारे छोटे से हमले से क्या फर्क पड़ेगा? उनका कैप्टन बोलता है कि उन्होंने हमारे ऊपर हथौड़े से हमला किया था, लेकिन अगर हम इस हमले में अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए तो ये सिर्फ एक कांटे की तरह है जो सीधा उनके दिल पर चुभेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जीत सिर्फ उनकी होती है जिन्हें जीत का यकीन होता है, और हम पूरे अमेरिका को अपनी जीत का यकीन दिलवाएंगे। और 18 अप्रैल 1922 को इन्हें अब जापान पे हमला करना है, लेकिन जिस जगह से इन्हें उड़ान भरनी होती है उससे पहले इनके शिप के आसपास जापानीज शिप आ जाते हैं, और अगर ये यहाँ से उड़ान भरते हैं तो ये जापान के ऊपर हमला करके चाइना तक नहीं पहुंच सकते। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि जापान के ऊपर हमला करके ये चाइना पर लैंड कर जाएंगे, लेकिन अगर ये यहाँ से टेक ऑफ करते हैं तो चाइना तक पहुंचने से पहले इनके प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, इन्हें वहां से टेक ऑफ करना होता है। और ये 16 के 16 प्लेन्स वहां से टेक ऑफ करके जापान पहुंच जाते हैं और जापान के टोक्यो शहर पर ये बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इनका प्लान होता है, और ये अपने प्लान में कामयाब होते हैं। लेकिन अब चाइना तक पहुंचना इनके लिए लगभग नामुमकिन है और समंदर के ऊपर से इनके प्लेन्स उड़ना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ इनके प्लेन्स का फ्यूल भी खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें जमीन दिख जाती है और बड़ी मुश्किल से ये सब वहां पर लैंड करते हैं। लेकिन डैनी और रेफ का प्लेन वहां पर क्रैश होता है, और क्रैश होने के बाद भी इन्हें वहां पर जापानीज सिपाहियों का सामना करना पड़ता है और वो डैनी को पकड़ लेते हैं, डैनी को ले जा रहे होते हैं, और इन सब के बीच में अब गन फायर शुरू हो जाती है। हालांकि ये सारे जापानीज को मार देते हैं, लेकिन इस फायरिंग में डैनी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और रेफ उसे बताता है कि एवलिन उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात से डैनी को खुशी भी होती है, लेकिन वो जानता है कि वो अब नहीं बच सकता। वो रेफ की गोद में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और वो बोलता है कि वो बच्चा अब तुम्हारा है, और डैनी इसके बाद शहीद हो जाता है। इस मिशन से पहले अमेरिका कभी भी जीतना नहीं जानता था, और अब अमेरिकन्स के अंदर एक जुनून, एक जज्बा आ गया है, जीत का जज्बा। और चाइनीज सरकार की मदद से अब जितने भी बचे हुए पायलट्स होते हैं ये सब के सब अपने देश अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अमेरिका पहुंचने के बाद जब एवलिन को डैनी की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। मौत भी उनमें से एक ऐसी चीज है। इन सभी पायलट्स को बहुत सम्मान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने देश अमेरिका के लिए वो किया होता है जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। और अंत में रेव और एवलिन दोनों शादी कर लेते हैं और इनका बच्चा भी होता है जो कि डैनी का बच्चा है, और उसका नाम भी वो डैनी रखते हैं। और रेव डैनी को उसी प्लेन में अपने साथ हवा में ले जाता है जिसे बचपन में रेव और डैनी ने एक बार गलती से चला दिया था। और इस तरह से इनकी कहानी, इनकी जिंदगी अब आगे बढ़ती है। जापान ने जो लड़ाई 7 दिसंबर सन 1941 को पर्ल हार्बर पे अटैक करके शुरू की थी, वो लड़ाई खत्म हुई सन 1945 को। 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम फेंका
और 9 अगस्त सन 1945 को नागासाकी में इस पूरे हमले में 3.5 लाख लोगों से ज्यादा की जान गई और इसके बाद जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। तो ये थी पूरी कहानी पर्ल हार्बर की। ये फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $450 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।